बहुत आसानी से ये वैक्सीन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूं। सो देखिए, आपकी बॉडी में हो क्या रहा है, इसको एक बार रिकलेक्ट करते हैं। आपकी बॉडी में पैथोजन घुसा, हमें पैथोजन से ज्यादा मतलब है एंटीजन से, और इस एंटीजन को किसी तरह से आपकी बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया, आपके इम्यून सिस्टम ने रिकॉग्नाइज किया, और रिकॉग्नाइज करके इसके खिलाफ क्या किया, रिस्पॉन्स किया। और अगर आपको याद आ रहा है तो ये रिस्पॉन्स बी सेल से भी हो सकता है जिसमें एंटीबॉडीज बन सकती हैं, और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी हो सकती है जिसमें टी सेल्स जो है वो डायरेक्टली पैथोजन के खिलाफ काम करते हैं। सो मुद्दे की बात ये है कि ये जो एंटीजन है ये वो केमिकल है जो यूनिक है, जो आपके बॉडी के किसी भी केमिकल से नहीं मिलता है, इसको पहचाना जाता है आपके इम्यून सिस्टम के द्वारा। सो ये बात हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये बात समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि हम इस चीज का फायदा वैक्सीन में उठाएंगे। दूसरी चीज, एक और बात हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कि जब एंटीजन फर्स्ट टाइम एंटर करता है बॉडी में, सो जब एंटीजन आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो रिस्पॉन्स जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है। हमने कहा कि इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, अगर आपको याद आ रहा है। और प्राइमरी रिस्पॉन्स में कुछ मेमोरी सेल्स बन जाते हैं और कुछ इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं। बी सेल में जो इफेक्टर सेल है आप जानते हैं उनको प्लाज्मा सेल कहते हैं, और टी इफेक्टर या टी साइटोटॉक्सिक सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इस्तेमाल होते हैं। और क्योंकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडेप्टिव इम्यूनिटी की कि वो प्रीवियस एनकाउंटर्स ऑफ एंटीजन से अपनी मेमोरी बना करके रखती है। सो इट रिटेन्स द मेमोरी ऑफ ऑल द प्रीवियस एनकाउंटर्स इट हैड विद द सेम एंटीजन। उसी एंटीजन से जो उसकी पिछली मुलाकातें हो चुकी हैं उसकी उसने मेमोरी बना करके रखी हुई है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोबारा आपकी बॉडी में घुसा तो आपकी बार जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स आएगा वो इस वजह से ज्यादा होगा। और इस रिस्पॉन्स को हमने कहा था एनामनेस्टिक, अगर आपको शब्द याद आ रहा है तो हमने कहा था एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि अब बहुत सारे मेमोरी सेल्स इसके पहले से ही बने हुए हैं और ये रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा हाइटेंड होगा। So I hope this thing is now absolutely clear. और इन दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का हम वैक्सीन और वैक्सीनेशन में इस्तेमाल करेंगे। So मुझे उम्मीद है ये दो बहुत बेसिक कंसेप्ट्स अब आपको बिल्कुल ही क्लियर होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम किसी तरह से इस पर्सन में एंटीजन को पहुंचा दें जिसे हम वैक्सीनेट करना चाह रहे हैं। तो बेसिक चीज ये है कि आपका जो वैक्सीन है उसके अंदर किसी ना किसी फॉर्म में एंटीजन प्रेजेंट है, और ये एंटीजन आप इनोक्यूलेट या इंसर्ट या इंजेक्ट कर रहे हैं किसी होस्ट में ताकि उसकी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाए, एंटीबॉडीज बनाए या टी सेल्स उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करे। तो वैक्सीन का मकसद क्या है, वैक्सीन करती क्या है, ये आपको समझ में आ गया। वैक्सीन प्राइम करती है आपके इम्यून सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम को पहचान पाती है कि देखिए ये वो एंटीजन है, और इसको पहचान करके आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ क्या करता है, काम करता है। तो पहली चीज तो मुझे ये समझ में आ गई कि मेरे को वैक्सीन में क्या करना है, एंटीजन पहुंचाना है। ऑब्वियसली मैंने जब पैसिव इम्यूनिटी की बात की थी तो मैंने आपसे ये कहा था कि हम कुछ वैक्सीन से बनी बनाई एंटीबॉडीज भी दे सकते हैं, पर मैं अभी उस तरह की इम्यूनिटी की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं। आपका मकसद है कि आप वैक्सीन से क्या पहुंचा दें, एंटीजन, और किसी तरह से प्राइम कर दें इम्यून सिस्टम को कि वो इसमें कम से कम एक प्राइमरी रिस्पांस जरूर कर ले और कुछ मेमोरी सेल्स बना करके रख ले, ताकि अगर नेचुरल कंडीशन में ये पैथोजन विद इट्स एंटीजन दोबारा कभी बॉडी में घुसा तो आपकी बॉडी का रिस्पांस क्या होना चाहिए, हाइटेंड होना चाहिए, और जनरली ये पैथोजन आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और इसीलिए वो डिजीज होने की संभावना को प्रिवेंट करने का काम हम इस वैक्सीनेशन की मदद से कर रहे हैं। अगर मुझे किसी के इम्यून रिस्पांस को ऑगमेंट करना है तो मैं वैक्सीन की एक प्राइमरी डोज और उसके बाद में जरूरत पड़ने पर एक या एक से ज्यादा बूस्टर डोज दे सकता हूं। और बूस्टर डोज का मकसद ही ये है कि वो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेगी जो एनामनेस्टिक रिस्पांस है, जो कि बेस्ड है मेमोरी पर। और आप ये चाहते हैं कि ये प्राइमरी वैक्सीन और बूस्टर डोजेस के बाद में इतने ज्यादा मेमोरी सेल्स, क्योंकि हर एनकाउंटर की मेमोरी बना के रखेगा आपका इम्यून सिस्टम, इतने ज्यादा मेमोरी सेल्स बन जाए कि नेचर में अगर ये इंफेक्शन होता भी है इस आदमी को तो उसका कुछ ना बिगड़े और ये डिजीज बड़ी आसानी से क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके।
सके। सो पहली चीज तो हमें यहाँ ये समझ में आ गई कि ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली करती क्या है और इस वैक्सीन में बेसिकली होता क्या है और हम वैक्सीन से अचीव क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज में वैक्सीनेशन एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। हम अपने बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को जो वैक्सीन लगाते हैं उनसे उनको भविष्य में होने वाली जो खतरनाक बीमारियां हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जैसे पोलियो एटसेट्रा, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, इन सब बीमारियों से, ये सब वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं और इनको बड़ी आसानी से वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अगली चीज ये देखते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ वैक्सीन क्या है। सो थोड़ा सा मैं यहां पर बहुत एक आपके इंटरेस्ट के लिए आपको एक चीज पढ़ा रहा हूं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि वैक्सीन्स के टाइप क्या होते हैं। और देखिए यहां पर मैं फिर आपको याद दिला दूं, मैं अभी एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात कर रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं एंटीजन प्रोवाइड करूं वैक्सीन से। देखिए एक तरीका तो ये हो सकता है, पहली तरह की वैक्सीन तो ये है जिसमें पूरा का पूरा पैथोजन हो, होल पैथोजन। और आप जानते हैं कि जनरली पैथोजन के सरफेस पे या कई बारी उसके अंदर या वो सिक्रीट करे कोई एक ऐसा केमिकल जो आपकी बॉडी के किसी भी केमिकल से मिलता जुलता ना हो, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एंटीजन कह रहे हैं। इस कंसेप्ट को मैं आपको 10 बार बता चुका हूं और ये बहुत जरूरी है याद करना कि पैथोजन तो है ही इंपॉर्टेंट, ये तो डिजीज कॉज कर ही रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक केमिकल है जिसको हमारा इम्यून सिस्टम पहचान के उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने पूरा पैथोजन दे दिया वैक्सीन में। अब पूरा पैथोजन दे दिया तो एक गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ ये हो सकती है कि अगर आपने पैथोजन दे दिया तो कहीं ये डिजीज तो नहीं कर देगा, और बहुत चांसेस है डिजीज कर देगा क्योंकि इससे पहले इस आदमी के पास में बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं है। छोटे बच्चे को आपने कोई वैक्सीन लगा दी और उसमें होल पैथोजन दे दिया, नाउ देयर विल बी अ प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये डिजीज हो जाएगी, और डिजीज हो जाएगी तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। वैसे ही इन्फेक्शन से आदमी इम्यून हो सकता था, आपने जबरदस्ती का इन्फेक्शन क्रिएट करके एक डिजीज प्रोड्यूस कर दी, ये आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। सो अब आप ये समझ गए सॉरी आप ये समझ गए कि आपने पूरा पैथोजन देना है और आप ये चाहते हैं कि ये पैथोजन बीमारी ना करे लेकिन एंटीजेनिक जरूर हो। सो दोनों चीजों में समझिए, हम इस पैथोजन की पैथोजेनेसिटी को कम करना चाहते हैं, डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी को, और उसकी एंटीजेनेसिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। मुझे पहले से पता है कि दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। एंटीजेनिक वो केमिकल है जिसके खिलाफ इम्यून सिस्टम काम करेगा। सो मकसद ये है कि मैं जब ये होल पैथोजन दे रहा हूं तो एक तरीका तो मेरे पास ये हो सकता है कि मैं लाइव पैथोजन दूं और लेकिन उसको एटीन्यूएट कर दूं। अब इसका मतलब समझिएगा। सो मैंने क्या किया, लाइव एटीन्यूएटेड पैथोजन दे दिया। तो एक वैक्सीन ऐसी हो गई जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, इसमें पूरा बैक्टीरिया या पूरा वायरस है लेकिन एटीन्यूएटेड है। एटीन्यूएटेड का मतलब यह है कि उसकी पैथोजेनेसिटी हमने बहुत कम करके या बिल्कुल ही खत्म कर दी है, लेकिन उसकी एंटीजेनेसिटी मेंटेन करी हुई है। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वायरस है तो इस वायरस को आप रिपीटेडली सेल कल्चर में नए नए सेल्स को इन्फेक्ट कराइए। से फॉर एग्जांपल आपने चिक एम्ब्रायो का क्या ले लिया, सेल ले लिया, और आप वायरस को इन्फेक्ट करा रहे हैं। फिर उसके जो प्रोजेनी वायरसेस हैं उससे और चिक एम्ब्रियो के सेल्स को क्या करा रहे हैं, इन्फेक्ट करा रहे हैं। सो धीरे धीरे क्या होगा कि वायरस में एक कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो चिक एम्ब्रियो के सेल के अंदर तो रेप्लिकेट कर सके लेकिन ह्यूमन सेल्स में रेप्लिकेट करना भूल जाए, या उसकी जो कैपेबिलिटी है ह्यूमन सेल में रिस्पॉन्ड करने की क्या हो जाए, रेप्लिकेट करने की कम हो जाए। आपने उसे एटीन्यूएट कर दिया, आपने उसकी डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी कम कर दी। बिना रेप्लिकेशन के डिजीज कैसे करेगा, या बिना ज्यादा रेप्लिकेशन के डिजीज कैसे करेगा, या आपने डिजीज नहीं होने दी या बहुत माइल्ड सी आपने एक डिजीज होने दी और उसकी वजह से फिर बॉडी ने एक एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करी, एक एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स माउंट किया और बहुत सारे मेमोरी सेल्स बना करके रख लिए। सो इस तरह की जो वैक्सीन है इसे हम क्या कहते हैं, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। देखिए इस वीडियो के एंड पर मैं आपको एक फैक्ट शीट दूंगा। सो वीडियो के एंड पर एक फैक्ट शीट लगी हुई होगी और उसमें जो कॉमन वैक्सीन है उनमें टाइप लिखी होगी कि कौन सी वैक्सीन किस तरह की है। यहां पर मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे रहा हूं और इसके बाद आप उस टेबल को टैली कर सकते हैं कि हमारा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जो NIP या नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, NIS जिसे हम कहते हैं, वहां पर जो कौन कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल होती हैं, वो कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो इंडिया के नेशनल
इंटरनेशनल इम्यूनाइजेशन में इस्तेमाल होती है और वो किस किस तरह की वैक्सीन है, किस एज पर बच्चों को दी जाती है। वहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सारी डिजीजेस का नाम याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि वो कौन कौन सी डिजीज है जो बचपन में वैक्सीनेशन से बड़े बड़े होने पर पूरी तरह से क्या की जा सकती है, प्रिवेंट की जा सकती है। दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो एक तो ये तरीका हो गया, जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, दो एग्जांपल दे देता हूं जो हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में और आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो बीसीजी और दूसरा ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की। सो ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। इस पर हमने अपना पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया है। इसकी वजह से हम इंडिया में पोलियो वो बीमारी बन चुकी है जिसे हम कंप्लीटली क्या कर चुके हैं, इरेडिकेट कर चुके हैं। पूरी अर्थ से सबसे पहले इरेडिकेट होने वाली वैक्सीन डिजीज याद कीजिए स्मॉल पॉक्स थी। 1980 में WHO ने डिक्लेयर किया था कि स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द अर्थ। इट वाज अ बिग अचीवमेंट। स्मॉल पॉक्स बहुत बच्चों की जान लेता था, तो हमने कहा ओरल पोलियो वैक्सीन और बैसिलस कालमटे गुवारीन, ये 2 कैलमटे और गुवारीन 2 लोगों के नाम के पीछे इस वैक्सीन को रखा गया है। ये भी एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंट करता है उसको प्रिवेंट करने में बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है। बर्थ के बाद में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये वैक्सीन लगा दी जाती है। ऐसे खास तौर पे एनवायरनमेंट में जहां पे आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की प्रेवलेंस और इंसिडेंस बहुत हाई है, तो आप ज्यादा देर वेट नहीं करते हैं, जितनी जल्दी हो सके आप बीसीजी का टीका लगा देते हैं। सो ये 2 वैक्सीन आपने याद रखनी है, बीसीजी और ओरल पोलियो वैक्सीन। दूसरा जो वैक्सीन है दैट वुड बी इनएक्टिवेटेड। ये वैक्सीन कैसी है, इनएक्टिवेटेड है। इनएक्टिवेटेड में आपने पूरा पैथोजन लिया, देखिए दिस इज आल्सो होल पैथोजन वैक्सीन, लेकिन इसमें आपने इस पैथोजन को इनएक्टिवेट कर दिया, मान लीजिए किल कर दिया उसको। सो यू किल्ड द पैथोजन। सो आपने उसको क्या कर दिया, हीट से, याद कीजिए ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, हीट से आपने क्या कर दिया, इसको किल कर दिया, या किसी और तरीके से किसी केमिकल ट्रीटमेंट से आपने इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। और इस तरह की वैक्सीन को आप कहते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें भी पूरा का पूरा क्या होता है, पैथोजन होता है। और एक नाम आपने याद रखना है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। सो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आप याद रखिए इंट्रामस्कुलर दी जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन ऑब्वियसली इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है। अब देखिए इसके बाद में, ये तो होल पैथोजन की बात हो गई। दूसरी तरह की जो वैक्सीन हो सकती हैं वो ये हैं कि उनमें पूरा पैथोजन आपने नहीं लिया और आपने केवल यूज किया कुछ सब यूनिट। सो आई थिंक आई वाज यूजिंग द अल्फाबेट। सो दूसरी वैक्सीन्स हैं, इनको हम कहेंगे दे आर सब यूनिट वैक्सीन्स। सो दे आर सब यूनिट वैक्सीन। देखिए इसका मकसद क्या है, आप जानते हैं कि पूरा का पूरा पैथोजन को तो पहचानता नहीं है आपका इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम उसमें किसी चीज को पहचानता ही नहीं। आप फ्लैग कह सकते हैं, कहते हैं ना जैसे रेड फ्लैग कहते हैं किसी चीज को पहचानना, तो वो चीज जो है वो एंटीजन है। और वो एंटीजन जनरली आपको कहां दिखाई देगा, सरफेस पे मोस्ट कॉमनली। सो क्यों हम पूरा पैथोजन दे रहे हैं, क्यों ना केवल वो पार्ट दे दें जिसको आपका इम्यून सिस्टम एक्चुअली एंटीजन की तरह से पहचानता है। सो उससे क्या होगा कि वो रिस्पॉन्ड कर पाएगा और डिजीज होने की संभावना और कम हो जाएगी। सो देखिए क्योंकि इनका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा कई बारी बहुत ज्यादा हाई रिस्पॉन्स नहीं होता, तो इन वैक्सीन्स को बनाने के लिए कुछ एडजुवेंट्स यूज किए जाते हैं ताकि आपके इम्यून सिस्टम को बड़ी आसानी से इसको पहचानने में और उसको रिस्पॉन्स करने में उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा हायर हो। तो आप इस सब यूनिट के साथ में क्या जोड़ देते हैं, एडजुवेंट। और इसीलिए देखा जाता है कि इस तरह की वैक्सीन्स में इस तरह के साइड इफेक्ट्स बहुत कॉमन हो जाते हैं कि देयर इज सोर आर्म। मान लीजिए किसी के आर्म में आपने वैक्सीन लगाई तो उसके बाद वहां पर दर्द है, सूजन है, इस तरह की चीज जो है वो इस तरह की वैक्सीन्स में अक्सर देखने को मिलती है। अब ये जो सब यूनिट वैक्सीन में है, ये सब यूनिट आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पहली तो वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट। याद रखिएगा इसको, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। इसमें आपने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाया और ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आपने बैक्टीरिया या यीस्ट में बनाया। सो केवल एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन दिया, ये वो प्रोटीन है जो कि इम्यून सिस्टम को प्राइम करने में मदद करेगा। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है।
इसके बारे में शायद हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। इसके सरफेस पे एक एंटीजन है, इसे हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन कहते हैं। इसको कई बारी ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी कहा जाता है, और इस एंटीजन को बनाया जाता है रिकॉम्बिनेंट यीस्ट में। So this is made with the help of the recombinant yeast। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो वैक्सीन लगा रहे हैं उसमें ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। कई बारी क्या होता है कि पैथोजन कुछ चीज सिक्रीट करता है, टॉक्सिन। सो पैथोजन क्या सिक्रीट करता है? पैथोजन अपने आप डिजीज नहीं कर रहा, वो एक पॉइजनस टॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है, और वो टॉक्सिन जो है आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचा रहा है। सो बजाय पैथोजन के काम करने के, हमने ये कहा कि पैथोजन क्या कर रहा है, एक टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। वो टॉक्सिन आपकी बॉडी फ्लूइड्स में जाकर के आपके टिश्यूज में पहुंच करके आपको नुकसान पहुंचा रहा है। सो अब आप क्या करें कि आप इन टॉक्सिन्स को किसी तरह से नॉन पॉइजनस कर दें। इनको आप किसी तरह से नॉन पॉइजनस कर दें, और ये जो नॉन पॉइजनस टॉक्सिन है, ये दिखने में तो टॉक्सिन जैसा होगा पर टॉक्सिन है नहीं। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हम एक ऐसे टॉक्सिन को देख रहे हैं जो अब नॉन पॉइजनस है, दिखने में तो टॉक्सिन जैसा है पर इसमें ये पॉइजनस नहीं है। इस दिखने वाले टॉक्सिन जैसे दिखने वाली चीज को आप कहते हैं टॉक्सॉइड। सो मुझे उम्मीद है ये शब्द अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बार बार आपने शब्द देखा होगा, टॉक्सॉइड। व्हाट एग्जैक्टली इज अ टॉक्सॉइड? सो ये वो टॉक्सॉइड है जो दिखता कैसा है, टॉक्सिन जैसा, पर है नहीं। टॉक्सिन क्या चीज है? ये वो बैक्टीरिया का जो पॉइजनस सब्सटेंस है, जो वो सिक्रीट करता है और बॉडी में पहुंच के वो एक्चुअली आपको बीमार करता है। सो यहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं? टॉक्सॉइड्स यूज कर सकते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए। ये टॉक्सॉइड्स क्या करेंगे? ये टॉक्सॉइड जो है एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम तो कर रहे हैं, लेकिन डिजीज कॉज नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉइजनस नहीं है। और टेटनस, ये बीमारी है, आपने बहुत कॉमनली इस इंजेक्शन के बारे में सुना होगा, इंजेक्शन टीटी, और इंजेक्शन टीटी इज इंजेक्शन टेटनस टॉक्सॉइड। इसी तरह से डिफ्थीरिया का भी टॉक्सिन होता है, और डिफ्थीरिया के खिलाफ भी आप टॉक्सॉइड यूज कर सकते हैं। तो डीपीटी वैक्सीन में डी और टी जो कंपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ क्या होता है? टॉक्सॉइड होता है। मुझे उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई। हम बात कर रहे हैं सब यूनिट वैक्सीन्स की। पहले मैंने बात करी रिकॉम्बिनेंट की, दूसरी मैंने बात करी टॉक्सिन्स की, तीसरा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टू नेम इट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक और वैक्सीन होती है, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड। सो आई एम प्रेटी श्योर कि ये नीट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि आप वैक्सीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो चलिए एक बार एक शब्द इसके बारे में भी देख लेते हैं। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन में आप ये देख रहे हैं कि आपका मकसद ये है कि आपका इम्यून सिस्टम किसी कार्बोहाइड्रेट को पहचाने बजाय प्रोटीन के। सो अब की बार जो ये एंटीजेनिक चीज है वो प्रोटीन ना होकर के क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और क्योंकि उसके खिलाफ बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा तो आपने उसे किसी टॉक्सॉइड के साथ जोड़ दिया। से फॉर एग्जाम्पल डिफ्थीरिया के टॉक्सॉइड्स के साथ ही जोड़ दिया किसी और का कार्बोहाइड्रेट। सो टॉक्सॉइड ले लिया, टॉक्सॉइड को तो पहचानेगा, और उसके साथ वो आपने वो कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया जिसे आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम पहचान के इसके खिलाफ काम करे। तो आपने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन के लिए शब्द क्या आता है? कॉन्जुगेटेड आता है। आपने कॉन्जुगेट कर दिया। और एक एग्जांपल अगर आप याद रख सकें तो HIV हमारे यहाँ बच्चों में जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये वैक्सीन एक कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है। सो दूसरी तरह की वैक्सीन आपको समझ में आ गई कि ये वैक्सीन कौन सी है, सब यूनिट में। कई तरह की वैक्सीन है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वंस जो कि आपके लिए जरूरी हो सकती हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक और वैक्सीन देखिए, दिस वैक्सीन वुड बी न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। सो वैक्सीन जो है वो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है। अब तक हमने क्या किया, अब से पहले जो दोनों वैक्सीन देखी जिसमें होल पैथोजन और सब यूनिट वैक्सीन थी, हमने एंटीजन प्रोवाइड किया। हमारा मकसद ये था कि हम एंटीजन प्रोवाइड करें और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको पहचान करके इम्यून रिस्पॉन्स करे, या तो फिर वो टी सेल बनाए या फिर वो क्या बनाए, बी सेल बनाए। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। लेकिन यहां पर अब की बार मैं क्या कर रहा हूं कि उसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है सेल में जाएं और जो सेल है बॉडी का वो खुद क्या बनाए, एंटीजन बनाए।
सो अब की बार आप एंटीजन नहीं दे रहे हैं, आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में। आपने जेनेटिक्स पढ़ी है, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ पॉलीपेप्टाइड। दिस इज अ बिगिनर्स डेफिनेशन ऑफ जीन। सो आप जानते हैं कि वो फिर जीन ट्रांसक्राइब होती है इनटू अ मैसेंजर आरएनए, और फिर मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होता है इनटू प्रोटीन्स। सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये न्यूक्लिक एसिड्स दे रहे हैं। हम ये न्यूक्लिक एसिड्स ये चाह रहे हैं कि ये किसी तरह से सेल में जाएं और सेल का जो एपरेटस है इनसे खुद क्या बनाए, प्रोटीन बनाए। और वो प्रोटीन कौन है, जो इस मैसेंजर आरएनए, जो इस न्यूक्लिक एसिड पर जिसकी इंफॉर्मेशन लिखी है, जो एंटीजेनिक है, और फिर बॉडी इसके खिलाफ क्या करे, रिस्पॉन्ड करे। इस तरह की वैक्सीन्स को आप न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स कहते हैं। अब आप देखिए, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। एक आपको पता है, दिस वुड बी आरएनए वैक्सीन, और दूसरा कौन सा है, डीएनए वैक्सीन। सो देखिए, डीएनए वैक्सीन के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी बहुत ज्यादा रिसर्च इसमें चल रही है। दूसरी चीज, मोटे तौर पे ये समझिए कि डीएनए की ये कैपेबिलिटी हो सकती है कि वो आपके जीनोम के साथ जाकर के इंटीग्रेट हो जाए। सो इट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम, लॉट ऑफ रिसर्च इज नीडेड टू बी डन। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डीएनए वैक्सीन, इसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा। और ये जो आरएनए हम दे रहे हैं, ये मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए है। सो मैंने किसी को वैक्सीन के द्वारा एक्चुअली दिया क्या, मैसेंजर आरएनए दे दिया। इस मैसेंजर आरएनए में वो जो एंटीजेनिक प्रोटीन है उसको बनाने की जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। मुझे उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई। अब एक और बात आपको पता है कि सर, ये जो मैसेंजर आरएनए ज्यादा देर तक तो रहता नहीं है, लेबाइल होता है। सो इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा तो होती नहीं, पर कुछ दिन तो रहेगा। सो ये मैसेंजर आरएनए परसिस्ट कर सकता है 2-3-4 दिन के लिए, इतना बहुत है, क्योंकि इतनी देर में वो ट्रांसलेट होकर के बहुत सारा क्या बना देगा, एंटीजन बना देगा। और उस एंटीजन को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कौन करेगा, आपका इम्यून सिस्टम। मैंने आपसे कहा था, थोड़े से एंटीजन के पीछे आपका इम्यून सिस्टम पड़ जाता है, और जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ह्यूज होता है। सो हमारा तो मकसद ही है, हमने क्या किया, हमने मैसेंजर आरएनए पहुंचाया। ये मैसेंजर आरएनए कहां पहुंच गया, इसके सेल में पहुंच गया, और सेल ने इस मैसेंजर आरएनए को क्या करना शुरू किया, ट्रांसलेट करना शुरू किया। और ट्रांसलेट करके उसने क्या बनाने शुरू किए, एंटीजन। अगर कुछ दिन भी उसने इस काम को कर दिया तो इतना ज्यादा एंटीजन बॉडी में पहुंच जाएगा जिसके खिलाफ एक बहुत ह्यूज क्या हो सकता है, इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है। दैट इज द बेसिक आइडिया, दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ आरएनए। यस, ये बात ठीक है कि ये कुछ ही देर के लिए सेल में रहेगा, ये कुछ ही देर के लिए किस में रहेगा, सेल में रहेगा। और आपके इंटरेस्ट की बात ये है, क्योंकि आप कोरोना पेंडेमिक के बीच में हैं, दो बहुत इफेक्टिव वैक्सीन्स जो कोविड-19 के अगेंस्ट बनी हैं, एक फाइजर और एक मॉडर्ना, दोनों के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। फाइजर और मॉडर्ना, ये जो दोनों वैक्सीन्स हैं, ये mRNA वैक्सीन्स, ये आरएनए वैक्सीन्स हैं, और दे आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट SARS-CoV-2। अब आप ये इस पेंडेमिक के दौरान आपको एज अ मेडिकल स्टूडेंट ये समझ में आ रहा है कि ये दिन रात जो हमारे न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल में चर्चा हो रही है, एटलीस्ट मुझे ये पता है एज अ मेडिकल एस्पिरेंट कि ये कर क्या रहा है। बेसिक आइडिया आपको जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप सुन रहे हैं, आपको पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है। दैट इज नॉट अ गुड सिचुएशन, बिकॉज यू आर अ मेडिकल एस्पिरेंट, यू आर सपोज टू नो मोर देन द जनरल पब्लिक। मुझे उम्मीद है, और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं आ रही होगी, और इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल कि किस तरह से साइंटिस्ट सोचता है, किस तरह से आउट ऑफ बॉक्स इनोवेटिव थिंकिंग से इन चीजों पर हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उनको काबू में करने की। डीएनए वैक्सीन, मैंने अभी कहा कि मैं अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैंने आपको बताया कि इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये जाकर के हो सकता है कहीं जीनोम में जाकर के अटैच हो जाए और फिर उससे नुकसान हो जाए। सो जब तक हम पूरी तरह से श्योर ना हो, यस, ऐसा नहीं है कि डीएनए वैक्सीन होती नहीं है, डीएनए वैक्सीन भी होती हैं, लेकिन वी विल नॉट टॉक अबाउट डीएनए वैक्सीन एटलीस्ट एट दिस लेवल फॉर योर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एक और वैक्सीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा यहां पर। सो ये जो वैक्सीन है, ये वायरल वेक्टर्ड, समझ लीजिए इसको। सो वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन्स, अब इसके बारे में समझिए। वायरल वेक्टर्ड का मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसा वायरस वेक्टर की तरह इस्तेमाल कीजिए, कोई ऐसा वायरस वेक्टर की तरह इस्तेमाल कीजिए
किसी भी चीज को पहुंचाने के लिए आप जानते हैं वेक्टर का इस्तेमाल होता है। याद कीजिए, जो फीमेल एनाफिलीज है वो मलेरियल पैरासाइट का वेक्टर है। सो आपको पता है, आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर में पता है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिलीवर करने के लिए आप कई बार प्लास्मिड इस्तेमाल करते हैं, फेज का डीएनए इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मिड फेजमिड इस्तेमाल करते हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, वेक्टर हैं। और मुझे एज अ गुड स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी मुझे पता है कि वेक्टर क्या कर रहा होगा। तो मैंने क्या किया कि यहां पर एक हार्मलेस वायरस ले लिया। सो आप देखिए, मैंने एक हार्मलेस वायरस ले लिया हार्मलेस ह्यूमन बीइंग के लिए। सो हमने ये कहा कि हमने हार्मलेस वायरस ले लिया ह्यूमन बीइंग के लिए, ये ह्यूमन बीइंग में नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं इसको एज अ वेक्टर इस्तेमाल करूंगा। और मैंने क्या किया, देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन के बारे में बता रहा हूं। आपने ये चिंपैंजी में जो इन्फेक्शन कॉज करता है लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए बेसिकली हार्मलेस है, आपने चिंपैंजी का एडिनोवायरस ले लिया। सो आपने चिंपैंजी का एडिनोवायरस ले लिया, इसको डिसआर्म किया। सो डिसआर्मिंग द पैथोजन, मैं आपको बताऊंगा बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह से आप डिसआर्म करते हैं पैथोजन को। अब ये डिजीज नहीं कॉज करता है और इसको आपने कहा कि ये वेक्टर CHADOX1 है। सो देखिए, ये नाम आप बहुत पढ़ रहे होंगे आजकल, CHADOX1। सो CH का मतलब आपको समझ में आ गया चिंपैंजी है, AD का मतलब आपको समझ में आ गया एडिनोवायरस है, OX का मतलब है ऑक्सफोर्ड। सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुई उन्होंने ये एक वेक्टर्ड वायरस ले लिया, ये एडिनोवायरस है। अब उन्होंने क्या किया कि जो SARS-CoV-2 है, जो वायरस है जो कि ये निमोनिया कॉज कर रहा है, जिसे आप कोरोना पेंडेमिक कह रहे हैं, इसके सरफेस पे कुछ स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं और ये स्पाइक प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो हमने कहा कि इसके सरफेस पे क्या है, स्पाइक प्रोटीन्स हैं। ये वही फ्लैग हैं जिनकी मैं पहले बात कर रहा था। सो ये इसके सरफेस पे, ये वायरस कौन सा है, SARS-CoV-2। सो ये वो वायरस है जो कि कोविड-19 पेंडेमिक को कॉज कर रहा है और हमने कहा कि इसके सरफेस पे कुछ क्या प्रेजेंट है, स्पाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जेनेटिक मटेरियल में, ध्यान दीजिए, इसके जेनेटिक मटेरियल में वो इंफॉर्मेशन होगी जो कि ये स्पाइक प्रोटीन्स बनाता है। सो आपको ये समझ में आ गया कि इसके जेनेटिक मटेरियल में वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि ये स्पाइक प्रोटीन बनाता है। उतनी इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। सो उतनी इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए जो इंफॉर्मेशन क्या बनाने के काम में आती है, स्पाइक प्रोटीन के बनाने में काम में आती है। तो आपने वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले ली, वो जीन ले ली, उतना काम किया केवल जो कि स्पाइक प्रोटीन के लिए इस्तेमाल को बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। और आपने इस जीन को इस वायरस में पैकेज किया और आपने एक वेक्टर बना लिया, ये वेक्टर जिसको मैं ये कह रहा हूं, और इसके अंदर अब आपने इस जीन को पैकेज कर दिया जो एक्चुअली क्या बनाती है, स्पाइक प्रोटीन बनाती है। और ये आपने वैक्सीन बनाई। सो आपके पास वैक्सीन में ये मॉडिफाइड वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, और इसके अंदर हमने कहा वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो स्पाइक प्रोटीन्स बनाने में इस्तेमाल होता है। अब आप इस वैक्सीन को किसी को भी लगाइए, सो उसकी बॉडी में ये जेनेटिक मटेरियल पहुंच जाएगा। जेनेटिक मटेरियल हो सकता है बहुत ज्यादा देर तक ना रहे, बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को आपको पता है इतनी देर जरूर रहेगा कि उससे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या बन सके, ये फ्लैग प्रोटीन बन सके जिसको आपका इम्यून सिस्टम पहचान के उसके खिलाफ काम कर सके। सो ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो है ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। सो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसे कोविशील्ड के नाम से बना रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपके इंटरेस्ट की चीज है, आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली इस वैक्सीन में क्या किया जा रहा है। सो अब आपको ये जो मोटे तौर पे ये समझ में आ गया कि ये वैक्सीन कर क्या रही है। सो फाइनल स्लाइड में मैं एक बार आपको कर क्या रही है एक बार और बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा इसको। So let us do something and let me go back and let me have a slide here, और let us say इसको हम ले लेते हैं। हमने ये कहा कि आपने किसी को वैक्सीन दी। सो देखिए पूरा का पूरा एक सिस्टम में इसमें इस वैक्सीन में आपने क्या दिया, एंटीजन। यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था। सो यहाँ पर क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इसको प्रेजेंट किया टी हेल्पर सेल को, याद कीजिए CD4 टी लिम्फोसाइट, और इसने जो बी सेल्स हैं उनके ऊपर एक्ट किया, उनको एक्टिवेट किया, वो जाकर के डिफरेंशिएट हुए। अगर आपको याद आ रहा है इफेक्टर सेल्स में इसे हमने कहा प्लाज्मा सेल, और हमने ये कहा कि इन प्लाज्मा सेल्स ने क्या बनाना शुरू किया, एंटीबॉडीज, और इन एंटीबॉडीज ने जिस भी चीज पर एंटीजन था उसको क्या करना शुरू किया, न्यूट्रलाइज। इस दौरान मेमोरी सेल्स इसके भी बन गए और इस दौरान मेमोरी सेल्स जो है वो इसके भी बन गए।
इनके भी क्या बन गए, मेमोरी सेल्स बन गए, और ये रिटेन हो गई मेमोरी प्रीवियस एनकाउंटर की। सेम चीज तब होगी कि मान लीजिए ये टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट करता है टी साइटोटॉक्सिक सेल को और इन टी इफेक्टर सेल्स को। सो आप जानते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल्स CD8 टी लिम्फोसाइट्स, सो लेट मी राइट CD8, और इनको इसने पूरी तरह से डिफरेंशिएट करके क्या बना दिया, इफेक्टर सेल, और इन्होंने सीधा रिस्पॉन्ड किया। और इसमें भी हुआ ये कि यहाँ पर इनके क्या बन गए, मेमोरी सेल्स, और यहाँ पर भी इसके क्या बन गए, मेमोरी सेल्स। ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है, ये प्राइमरी डोज है आपकी वैक्सीन की। अब आपने दोबारा से इसका कोई बूस्टर लगाया, आपने इसका क्या लगाया, बूस्टर लगाया, दोबारा आपने एंटीजन दिया, तो अब की बार याद कीजिए टी हेल्पर सेल के मेमोरी सेल्स बहुत सारे होंगे, जो बहुत सारे टी हेल्पर सेल के मेमोरी सेल रिस्पॉन्ड करेंगे। वो बहुत सारे जो बी सेल्स के मेमोरी सेल्स थे उनको स्टिमुलेट करेंगे, ये रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होगा, और उसके बाद में अगेन बहुत सारे क्या बनेंगे, प्लाज्मा सेल्स, और फिर वही एंटीबॉडीज, और फिर और ज्यादा क्या बनेंगे, मेमोरी सेल्स, बी के भी और टी हेल्पर सेल के भी और ज्यादा मेमोरी सेल्स और ज्यादा हो जाएंगे। और सेम चीज होगी टी सेल के रिस्पॉन्स में कि ये जो टी सेल्स के मेमोरी सेल्स हैं इसको स्टिमुलेट करेंगे, बहुत ज्यादा टी इफेक्टर सेल बनेगा, और वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, और टी साइटोटॉक्सिक सेल का या टी इफेक्टर सेल के भी बहुत सारे क्या बन जाएंगे, मेमोरी सेल। तो जब भी आप एक और डोज देंगे तो एनागोनिस्टिक रिस्पॉन्स आएगा, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स बूस्टर होगा, ये आपकी इम्यूनिटी को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। सो मुझे उम्मीद है कि मैंने कोशिश करी है कि बहुत साधारण शब्दों में जो बहुत बेसिक्स हैं वैक्सीन की वो आपको समझाने की कोशिश करूं। इस वीडियो के एंड पर आपको एक स्लाइड मिलेगी, एक मैंने आपसे कहा कि एक फैक्ट शीट मिलेगी। उस फैक्ट शीट में जैसा मैंने कहा कि क्या हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, कौन कौन सी वैक्सीन हम बच्चों को लगाते हैं, वो सारी चीजें उसमें लिखी हैं, और देखिएगा कौन कौन सी बीमारियां हैं और किस में किस तरह की वैक्सीन इस्तेमाल करी जाती है। ज्यादातर वैक्सीन के बारे में मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। पैसिव इम्यूनिटी के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका था जब मैंने ये इम्यूनिटी की बात की थी। मैंने आपसे कहा था पैसिव इम्यूनिटी के बारे में 2-3 शब्द हमें याद रखने चाहिए कि पैसिव इम्यूनिटी में हम बनी बनाई एंटीबॉडीज देते हैं, और हमें अर्जेंसी है, हम ये चाहते हैं कि कोई चीज, क्योंकि एंटीजन को एक्सपोजर हो चुका है, बड़ी जल्दी से उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज किया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एंटीनेटल केयर में कि कब आप टेटनस टॉक्सॉइड लगाते हैं। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, मैंने आपसे कहा था टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर स्नेक ने काट लिया है तो एंटी वेनम में आपको बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी देनी चाहिए। सो मैंने जब वो खुद वीडियो देखा और उस टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि आपको बाद में बताऊंगा, तो उसी टाइम पर मैं करीब सारी बातें आपको बता चुका। इट विल बी अ बोरिंग रिपीटिशन, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में मैंने आपसे बताया, मुझे उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको अच्छा लगेगा।